अशोक अपने छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पैसे गिन रहा था कि तभी उसका बिजनेस पार्टनर राजेश आकर उससे कहता है, अरे वाह अशोक, इस वर्ष हमारे मैगी के बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है। जब मैं तुमसे पार्टनरशिप करने की कह रहा था तब तो तुम बेवजह डर रहे थे। तुमने सही कहा अशोक, मुझे लग रहा था कि ये बिजनेस चलेगा ही नहीं। तभी अशोक के रेस्टोरेंट में काम करने वाला मोहन नाम का व्यक्ति उससे कहता है, इस व्यापार को चलाने में राजेश बाबू का बहुत बड़ा हाथ है सेठ जी। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो रसोई में स्वयं अपने हाथों से ग्राहकों के लिए मैगी तैयार करते हैं। अपने काम से काम रख मोहन। कितनी बार कहा है कि हम पार्टनर्स की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। इतना बोलकर अशोक अपने घर चला गया। क्या हुआ जी, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? मैंने और राजेश ने एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोला था, मगर जिसे देखो मेरे पार्टनर राजेश की तारीफ करता है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक भी बस राजेश राजेश ही चिल्लाते रहते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है अशोक। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा नाम ग्राहकों के दिमाग से उतर जाएगा। और अगर किसी दिन राजेश ने तुम्हें व्यापार से अलग कर दिया तो फिर कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारा क्या होगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम बताओ मैं क्या करूं? देखो, व्यापार अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह। तुम पूरी तरह से प्रोफेशनल बन जाओ। राजेश तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बुद्धू, कब अकल आएगी तुम्हें? अरे राजेश दिन में इतने पेपर साइन करता है, किसी दिन ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लो। उसके बाद राजेश जीवन भर तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अरे वाह, आज तुमने वो कहावत चरितार्थ कर दी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ होता है। अगले दिन अशोक राजेश के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि राजेश कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ राजेश, तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे हाँ अशोक, क्या है ना कि कुछ दिनों पहले मैंने संतरे का एक छोटा सा बगीचा खरीदा है। मैं अपनी पत्नी और बेटी संध्या को वही दिखाने ले जा रहा हूँ। राजेश की बात सुनकर अशोक मन ही मन बुरी तरह से जल गया। अच्छा, तो अब ये संतरे का बगीचा भी खरीदने लगा। मेरी पत्नी ने मुझे बिल्कुल सही उपाय बताया है। अशोक मुस्कुराकर राजेश की ओर देखता है। ये कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हारे सिग्नेचर होने बहुत जरूरी हैं। एक बार इन्हें पढ़ लो। कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है? तुमने आज तक मुझसे जिस भी पेपर पर साइन करवाए हैं, क्या मैंने कभी भी वो पढ़े हैं? तो अब क्यों पढ़ूंगा, साइन कर देता हूँ। इतना कहकर राजेश ने सारे पेपर पर साइन कर दिए। अशोक खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। राजेश अपने परिवार को संतरे का बगीचा दिखाने के बाद अपनी कार से घर लौट रहा था कि तभी उसने देखा रोड पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और एक 10 वर्षीय बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। राजेश तुरंत कार से बाहर निकलकर उस बच्चे से कहता है, क्या हुआ बेटा, कौन है ये और ये घायल कैसे हुए? ये मेरे पिताजी हैं। हम दोनों रोड पार कर रहे थे कि तभी एक तेज कार टक्कर मार के चली गई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना यहाँ से इतने लोग गुजरे। मैंने सबसे मदद मांगी मगर मेरी मदद किसी ने नहीं की। राजेश उस व्यक्ति को अस्पताल ले गया। डॉक्टर उस व्यक्ति को देखकर राजेश से कहता है, आई एम सॉरी सर, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। राजेश ने उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया और उस बच्चे को अपने घर ले आया। बच्चे को रोता हुआ देख राजेश की पुत्री संध्या कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंकुश है। तुम चिंता मत करो अंकुश, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा, तो मुझे तुम अपना पिता ही समझो। अगले दिन राजेश अपने रेस्टोरेंट चला गया, मगर रेस्टोरेंट का बोर्ड देखकर राजेश बुरी तरह से चौंक जाता है।
इस बोर्ड से तो मेरा नाम ही गायब है। इतना कहकर राजेश सीधे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अशोक के पास जाकर कहता है, अशोक, बोर्ड से मेरा नाम क्यों हटवा दिया? केवल इस बोर्ड से ही नहीं राजेश, इस रेस्टोरेंट से और तुम्हारे घर से भी तुम्हारा नाम हटा दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि कल जिन पेपर्स पर तुमने साइन किए थे ना, मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा घर और ये रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया है। अब तुम सड़क के भिखारी हो। ये मेरे साथ धोखा है। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था। क्या है ना कि ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। हम दोनों ने साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था, मगर नाम तुम्हारा ही होता था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम हर जगह से मिटा दिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजेश मुंह लटकाकर अपने घर आ गया, मगर घर पर पुलिस को देखकर वो चौंक जाता है। क्या हुआ? मेरे घर पर पुलिस क्यों है? सर, आपका घर मिस्टर अशोक बाबू के नाम हो गया है। अब आप इस घर में नहीं रह सकते, और हाँ, इस घर से कोई भी वस्तु आप लेकर नहीं जा सकते। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो हमें आपको धक्के देकर इस घर से बाहर निकालना होगा। राजेश अपनी पत्नी रुचि और पुत्री संध्या और अंकुश को लेकर घर से बाहर आ गया कि तभी भयानक वर्षा होने लगी। अब हम क्या करेंगे? आपके पार्टनर ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे तो ये अंकुश ही मनहूस लगता है। देखो ना पापा, कल ही ये हमारे जीवन में आया और हमारा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं कहते संध्या, इसमें बेचारे अंकुश का कोई दोष नहीं। बेईमान तो मेरा पार्टनर निकला। राजेश अपने परिवार को अपने बगीचे में ले गया और वो सब रात भर संतरे के बगीचे में बारिश से भीगते रहे। सुबह अशोक की पत्नी रुचि राजेश से बोलती है, अब क्या करेंगे जी? कल रात से हम सब भूखे हैं। आपका बिजनेस भी तबाह हो गया। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है रुचि। तब तक इन्हीं संतरों को खाकर काम चला लेते हैं। न बोलकर राजेश ने एक पेड़ से एक संतरा तोड़ लिया, मगर जैसे ही उसने संतरे को छीला तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। संतरे के अंदर गर्मा गर्म मैगी मौजूद थी। ये क्या पापा? संतरे के अंदर मैगी? ये तो चमत्कार है। तभी राजेश ने देखा कि जो संतरा उसने तोड़ा था वो दोबारा वहाँ पर फिर से उगाया। राजेश मुस्कुराता हुआ अपने परिवार की ओर देखकर कहता है, ये कैसे हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता। इसके बारे में तो बाद में पता लगाऊंगा, लेकिन मैगी की खुशबू बता रही है कि ये बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकेगी। लेकिन राजेश, हमारे पास तो अब कोई जगह भी नहीं है। हिम्मत मत हारो। हमारा ये बगीचा हाईवे के किनारे है। हम यहीं पर एक छोटा सा लकड़ी का अपने हाथों से रेस्टोरेंट बनाएंगे और संतरा मैगी बेचेंगे। राजेश और उसका परिवार जंगल से लकड़ियां काट के ले आए और मेहनत से लकड़ियों का सुंदर सा रेस्टोरेंट बनाने में जुट गए। कुछ दिन की मेहनत के बाद वहाँ पर वो सब ठीक ठाक देखने वाला रेस्टोरेंट बनाने में कामयाब हो गए। राजेश संतरे छील कर बैठ गया। तभी एक लग्जरी कार वहाँ पर आकर रुक गई। तुम्हारा नाम तो राजेश है ना? तुम्हारे हाथ की मैगी तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है, लेकिन जो मैगी मैं इस समय देख रहा हूँ वो तो बहुत ही अद्भुत है। एक बार आप इसे खाइएगा तो खाते ही रह जाइएगा। ये संतरा मैगी है। और एक संतरा मैगी की कीमत क्या है? वैसे तो ये अनमोल है सर, फिर भी आपके लिए इसकी कीमत 2000 रुपए है। बलवान आदमी ने तुरंत 2000 रुपए राजेश को पकड़ा दिए और मैगी खाते हुए चटकारे लेने लगा। इससे ज्यादा स्वादिष्ट मैगी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। मैं एक 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। क्या तुम इस संतरा मैगी की सप्लाई मेरे 5 स्टार होटल में करोगे? बिल्कुल करूँगा सर। राजेश उस दिन से 5 स्टार होटल में संतरा मैगी की सप्लाई करने लगा और अपने लकड़ी के रेस्टोरेंट में भी बैठकर संतरा मैगी बेचने लगा। कुछ ही दिनों में राजेश की किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। उसने बगीचे के आसपास की सारी जमीन खरीद ली और उसने वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान बंगला बनवा लिया। हमारी संतरा मैगी सारे शहर में प्रसिद्ध हो चुकी है, मगर अभी तक हम इस रहस्य को समझ नहीं पाए
कि बगीचे में उस एक पेड़ पर संतरे के अंदर मैगी कैसे निकलती है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। हम सब रात के समय जितने भी संतरे तोड़ते हैं, अगले दिन वहाँ पर संतरे फिर से उगाते हैं। तभी रुचि की नजर मुस्कुराते हुए अंकुश पर पड़ी, जो कि संध्या के साथ खेल रहा था। हो ना हो, अंकुश हमारे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। एक रात राजेश सो रहा था कि तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। जैसे ही वो अपने बंगले के बाहर संतरे के पेड़ के पास आया तो उसने देखा कि अंकुश की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थी। उन रंग बिरंगी किरणों से पूरे संतरे का पेड़ प्रकाश की रोशनी से नहा रहा था। राजेश आश्चर्य से अंकुश की ओर देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? तभी अंकुश राजेश की ओर देखकर कहता है, मुझे पता था कि एक ना एक दिन मेरा रहस्य आपके सामने आ ही जाएगा। आपके संतरे के पेड़ पर जो मैगी निकलती है, उस चमत्कार को मैंने ही किया है। दरअसल मैं और मेरे पिता इस पृथ्वी के नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के वासी थे, जो कि इंसान बनकर यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, मगर मेरे पिता एक्सीडेंट में मारे गए। तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन तुम्हारे इस जादुई संतरे के पेड़ से मैगी हमेशा निकलती रहेगी। राजेश को पूरा रहस्य समझ आ चुका था। एक दिन राजेश अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि तभी उसका दोस्त अशोक रोता हुआ वहाँ आकर कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। जिस पत्नी के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, वही पत्नी मुझे तलाक देकर चली गई और मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया उसने। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है अशोक, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पार्टनर के तौर पर नहीं रखूंगा। तुम मेरे रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम कर सकते हो, क्योंकि तुम वेटर बनने के ही काबिल हो, पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। राजेश की बात सुनकर उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी और राजेश की संतरा मैगी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी थी। सुनीता सुबह सुबह अपनी सब्जी का ठेला उठाकर शहर में घूम रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। सुनीता की आवाज सुनकर कुछ घरों से औरतें निकलकर उसकी सब्जी खरीदने आती हैं। वाह सुनीता, आज की सब्जी तो बहुत ताजा लग रही है। मैडम, सुनीता की सब्जी तो हमेशा ही ताजा रहती है। सुनीता, टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो मैडम। अरे सुनीता, हमें लूट तो मत। महंगाई के जमाने में मेरी खुद की हालत खराब है, मुझे बहुत कम पैसा बचता है, तो मैं आपसे कैसे लूट सकती हूँ। सुनीता, तेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन हुआ, जिसके लिए तू बहुत परेशान थी? जी मैडम, अभी तो मैंने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया है। वो मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। चलो फिर तो बढ़िया है। तो अपनी बेटी को खूब पढ़ाना, उसे अपनी तरह सब्जी बेचने में मत लगा देना। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुनीता सब्जी बेचकर वहाँ से अपना ठेला लेकर चली जाती है। रास्ते में बहुत बारिश होने लगती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी बेटी पूर्वी उसका इंतजार कर रही होती है। तुम आ गई माँ? बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। नई स्कूल टीचर ने 3 दिन की छुट्टी दी है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। उन्होंने ऐसा कहा? मैंने तो आज ही अपनी सब्जियों का स्टॉक नया कर लिया है। अगर तूफान आ जाएगा तब तो सब्जियां खराब हो जाएंगी। भगवान करे ऐसा ना हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। उसके बाद सुनीता और पूर्वी खाना खाते हैं और पूर्वी सुनीता की गोद में सो जाती है। इस समय सुनीता को अपने पति की याद आ रही होती है। आज अगर वो जिंदा होते तो पूर्वी के लिए भी कितना अच्छा होता। मैं अपनी परेशानियां उनसे बांट पाती। भगवान न जाने ऐसा क्यों करते हैं। हे भगवान, कल तूफान ना आए और मेरी सब्जियां खराब ना हो, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। रात को बहुत भयंकर तूफान आता है, बारिश होती है और ओले भी गिरते हैं। सुनीता उठकर देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है।
पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो बस भगवान से यही प्रार्थना करती है कि ये तूफान जल्दी ही थम जाए। एक पूरा दिन बारिश होती है, अगले दिन भी पूरा दिन बारिश होती है। ऐसे ही ये बारिश 3 दिन तक होती रहती है। सुनीता अपनी आंखों के सामने सब्जियों को खराब होते देख रही होती है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। तीसरे दिन जाकर जब बारिश रुकती है, तो सुनीता अपनी सब्जियों के पास जाकर उनका हाल देखती है। वो सभी खराब हो चुकी होती हैं। हे भगवान, हमारी सहायता करो। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम ही बचे हैं। इसमें तो घर का खाना पीना भी बस 1 सप्ताह तक का ही निकल पाएगा। और अब मैं नई सब्जियां कैसे खरीदूंगी? सुनीता अपनी परेशानी पूर्वी के सामने जाहिर नहीं करती और उसे स्कूल छोड़ते हुए वो बाजार की तरफ निकल जाती है। वहाँ वो भगवान के मंदिर जाती है। वहाँ उसके सिवा एक और औरत एक बड़ा सा बोरा लेकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वो औरत भी बहुत परेशान दिख रही थी। इस तूफान में आपका भी कोई नुकसान हो गया क्या? आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? अयो, मेरा नाम चिन्नम्मा है। ये जो तूफान हुआ उसमें मेरा हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा नारियल पानी का बिजनेस था। तूफान की वजह से बहुत सारे नारियल पानी भी गिर गए। अब मैं उन सबको लेकर यहाँ बेचने आई हूँ, पर वो बिक ही नहीं रहे। इसलिए मैं भगवान से मदद की प्रार्थना कर रही हूँ जी। इसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता दोनों साथ में मार्केट की ओर जाते हैं। वहाँ सुनीता को बहुत भूख लग रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर मैगी बिक रही है। चिन्नम्मा और सुनीता देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मैगी के प्रकार लिखे हैं। ये एक ही मैगी कितने तरह से बेचते हैं। इनकी दुकान में भीड़ भी कितनी लगी है। अयो, मुझे तो इनकी मैगी भी अच्छी नहीं लगती। हमारे यहाँ कोकोनट के टेस्ट वाली मैगी मिलती है। ऐसी मैगी यहाँ कहीं नहीं मिलती जी। ये बात सुनीता को बड़ी अच्छी लगती है। वो चिन्नम्मा का नंबर ले लेती है। उस दिन दोनों अपने अपने घर जाकर बड़ी परेशान होती हैं। दोनों बेसहारा होती हैं और तूफान में उनका बहुत नुकसान हो चुका होता है। चिन्नम्मा को अपने पति के गुजरने का बहुत दुख होता है और अपने नारियल को बेचने का वो प्रयास कर रही होती है। उधर सुनीता का इकलौता सहारा पूर्वी होती है। उसकी चिंता होती है कि अगर वो पैसे नहीं कमाएगी तो पूर्वी की फीस कैसे भरेगी और उसे अच्छे से कैसे पढ़ाएगी। सुनीता की गोद में पूर्वी सो रही होती है। तभी सुनीता को एक आइडिया आता है। वो चिन्नम्मा को फोन लगाती है और अगले दिन मिलने को बोलती है। अगले दिन चिन्नम्मा और सुनीता मिलते हैं। चिन्नम्मा, क्या तुम्हें तुम्हारे नारियल के कोई खरीदार मिले? नहीं जी, मुझे तो कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। न जाने मैं क्या करूँगी। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं, जिससे तुम्हारी परेशानी भी मिट जाएगी। और अगर ये काम चल गया तो फिर हम दोनों मिलकर खूब पैसे भी कमा सकते हैं। आपका आइडिया क्या है जी? क्यों ना हम एक ऐसी मैगी बनाएं जो आज तक इधर किसी ने नहीं खाई हो। हम उस मैगी को साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। उसे हम नारियल पानी में बनाएंगे और जो खाली नारियल बचेगा उसी में सर्व करेंगे। बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। मेरे पास कुछ बचे हुए पैसे हैं और तुम अपने नारियल दे देना। अगर ये आइडिया काम कर गया तो फिर हम दोनों की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। हाँ, रिस्क तो बहुत है जी, पर मेरे नारियल ऐसे भी खराब ही हो जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। सुनीता बचे कुचे पैसों से खूब सारी मैगी खरीद लेती है और फिर वो दोनों मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगा लेते हैं, जिस पर नारियल मैगी वाली लिखा होता है। वहाँ के लोगों ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। लोगों में इस बात की उत्सुकता रहती है कि आखिर ये क्या नई चीज है। शुरू में उनकी दुकान पर 1-2 लोग आते हैं। उनका खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसी डिश आज तक उन लोगों ने नहीं खाई थी। वाह, ये तो कुछ अलग है। इन्होंने नारियल पानी में ही मैगी बनाई और नारियल में ही सर्व भी कर रहे हैं। बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। वाह। सुनीता और चिन्नम्मा को इस बात की खुशी होती है कि उनकी दुकान अच्छी चल रही है।
धीरे धीरे उनकी मैगी पूरे शहर में फेमस हो जाती है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। सुनीता को इस बात की खुशी होती है कि उसका रिस्क उठाना कामयाब हुआ। वो अब अपनी बेटी पूर्वी को भी अच्छे से पढ़ा पाती है। उसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोनों मिलकर बहुत कामयाब होते हैं। एक दिन ऐसे ही पूर्वी जब सुनीता की गोद में सो रही होती है, तब सुनीता सोचती है कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर वो तूफान नहीं आता तो फिर वो जिंदगी भर सब्जियां ही बेचती रहती और कुछ नया नहीं कर पाती। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में सारी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और किसी भी चीज के लिए अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। Yeah.